हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का हमारे सेव लर्निंग वन स्टॉप चैनल पर एक बार फिर से स्वागत है। आज की जो क्लास होने वाली है वो पीछे वाली क्लास अपने पढ़ी थी अमल और क्षारक के बारे में, तो अमल की सामान्य जानकारी आपने ली थी और आज आगे की जो क्लास है वहीं से आज प्रारंभ करेंगे। आज की जो क्लास है मुख्य वो आधारित रहेगी, वो आपके अमल पर आधारित रहेगी, अम्लों का जो वर्गीकरण है उस पर, और साथ में अम्लों की होने वाली जो रिएक्शन है उस रिएक्शन को अपन आज की क्लास में पढ़ने वाले हैं। तो चलिए क्लास को स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले आपका है कि अमल होगा क्या, इसके बारे में आपको पुनः थोड़ी जानकारी दे देता हूँ कि अमल के बारे में जो आर्यनियस नाम का जो वैज्ञानिक है वो क्या कहता है, यानी आर्यनियस क्या कह रहा है। आर्यनियस का कहना है कि अमल वे पदार्थ होते हैं, अमल वे पदार्थ होते हैं जो जलीय विलयन में कौन से आयन देते हैं, हाइड्रोजन आयन देते हैं। जलीय विलयन में हाइड्रोजन आयन देते हैं, वो सभी क्या कहलाते हैं, अम्ल कहलाते हैं। जैसे आप देख रहे हो कि H2SO4, H2SO4 जल में जब इसको अपघटित किया तो दो प्रकार के आयन ये दे रहा है, एक आपका H+ का दे रहा है, एक SO4- का दे रहा है। तो यहाँ पर H+ का दे रहा है, इसका मतलब ये क्या आपका अम्लीय पदार्थ है। इसी प्रकार से नेक्स्ट एग्जाम्पल आपका HCl है। HCl को भी आपने जल में घोला तो ये किस प्रकार के आयन दे रहा है, H+ आयन देता है। अब यहाँ पर आपको एक जो सबसे महत्वपूर्ण बात आपको जान लेनी वो ये है कि यहाँ पर आपने जैसे HCl है, HCl का एक्वस लिया, मतलब इसका जलीय विलयन लिया, हम यहाँ पर कह रहे हैं कि ये H+ आयन देगा, H+ आयन देगा। तो यहाँ पर ये जो H+ आयन है ये H+ आयन के रूप में न रहकर ये किस रूप में रहेगा, यहाँ पर या तो ये H3O+ के रूप में रहेगा, या इसको जब लिखा जाएगा तो इसमें क्या लिखेंगे, H+AQ के रूप में लिखेंगे। यहाँ पर AQ है वो क्या दर्शा रहा है, ये जलीय विलयन को दर्शा रहा है। एक्वा जिसको कहा जाता है, एक्वा, एक्वा का मतलब यहाँ किससे लिया गया है, उसके जलीय विलयन से लिया गया है। मतलब कि जो जल है वो जो H आयन मुक्त हो रहा है उसके साथ संयुक्त होकर क्या बना देगा, ये हाइड्रोनियम आयन बना लेगा। क्या बनाएगा ये, हाइड्रोनियम आयन। हाइड्रोनियम आयन। तो हाइड्रोनियम आयन बनाने के कारण इसको या तो क्या लिखेंगे, H3CO+ के रूप में या HQ के रूप में इसको लिखा जाएगा। तो इस सामान्य जानकारी है अमल की कि जब भी जलीय विलयन घोलेंगे तो ये मुख्य रूप से क्या देंगे, H+ आयन देंगे। अब नेक्स्ट पढ़ते हैं इनका वर्गीकरण, कि अम्लों का वर्गीकरण। तो अम्लों का जो वर्गीकरण है इसको मुख्य रूप से 3 भागों में इसको विभाजित कर सकते हैं। सबसे पहला इसका जो वर्गीकरण आपको पढ़ना है वो है स्रोत के आधार पर, कि स्रोत के आधार पर अम्लों को किस प्रकार से वर्गीकृत किया गया वो आपको पढ़ना है, पूरी जानकारी लेनी है। दूसरा आपको जानना है कि आयनीकरण के आधार पर, कि अम्लों को आयनीकरण के आधार पर किस प्रकार से वर्गीकृत किया गया। और तीसरा जो वर्गीकरण आपको जानना है वह जलीय विलयन में मात्रा के आधार पर, कि जल में अम्ल की कितनी मात्रा उपस्थित है। तुलनात्मक रूप से आपके पास A और B दो क्या होंगे, विलयन होंगे, और उसमें तुलनात्मक रूप से अम्ल की मात्रा किसमें ज़्यादा है और किसमें कम है, इस आधार पर इनका वर्गीकरण करेंगे। तो मुख्य रूप से अम्लों का वर्गीकरण कितने प्रकार से करेंगे, यहाँ पर 3 प्रकार से इसका वर्गीकरण करने वाले हैं। चलिए वर्गीकरण को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले पहला आपने वर्गीकरण कहा था कि स्रोत के आधार पर इनका वर्गीकृत किया जाता है, विभाजित किया जाता है। तो स्रोत के आधार पर जो अम्लीय पदार्थ हैं उन अम्लीय पदार्थों को मुख्य रूप से 2 प्रकार से हम विभाजित करेंगे। एक आपका पहला है अकार्बनिक अम्ल, या जिसको क्या कहा जाता है, खनिज अम्ल भी कहा जाता है। और दूसरा जो अपन करेंगे वो है कार्बनिक अम्ल या खाने के अम्ल। 2 प्रकार का होगा स्रोत के आधार पर, यानी स्रोत के आधार पर कितने प्रकार का है ये,
दो प्रकार का, एक नंबर आपका है अकार्बनिक और 2 नंबर है आपका कार्बनिक अम्ल। इसको दूसरा नाम क्या देते हैं, खनिज अम्ल कहते हैं, और इसको क्या कहते हैं, खाने का अम्ल कहते हैं। अब देखो सबसे पहले आपका यहाँ पर है अकार्बनिक अम्ल। तो अकार्बनिक अम्ल कौन सा होगा, जिसको भूपटल से निकाला जाता है या उसकी उपस्थिति में जो खनिज अम्ल है, यानी भूपटल में जो खनिज अम्ल है उनसे जिनको तैयार किया जाता है वो सभी आपके क्या कहलाते हैं, अकार्बनिक अम्ल या खनिज अम्ल कहलाएंगे। ठीक है। अब एग्जाम्पल के तौर पर आप देखें तो यहाँ पर आपका हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है, सल्फ्यूरिक अम्ल है, नाइट्रिक अम्ल है, कार्बोनिक अम्ल है, सल्फ्यूरस अम्ल है। ये जो सभी जो अम्ल हैं वो आपके किस प्रकार के अम्ल है, अकार्बनिक अम्ल है। तो यहाँ पर इसके आप जो फार्मूले हैं वो भी साथ में जान लेने हैं कि सबसे पहले जैसे आपका हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है, तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का फार्मूला क्या होता है, HCl होता है। दूसरा सल्फ्यूरिक अम्ल है, उसको क्या लिखेंगे, H2SO4। नाइट्रिक अम्ल है, उसको क्या लिखा जाएगा, HNO3 के रूप में लिखा जाएगा। इसी प्रकार से आपका जो कार्बोनिक अम्ल है, उस कार्बोनिक अम्ल को क्या लिखेंगे, इसको लिखना है H2CO3। सल्फ्यूरस अम्ल है, इसको क्या लिखेंगे, H2SO3। क्या लिखेंगे, H2SO3 इसको लिखा जाएगा। तो इसके एग्जाम्पल जब आप याद कर रहे हो तो एग्जाम्पल के साथ साथ में आपको इनके जो फार्मूले हैं वो भी साथ में याद रखने हैं। नेक्स्ट प्रकार का जो वर्गीकरण है वह है कार्बनिक अम्ल का या खाने का अम्ल का। अब शब्द आपका आ गया खाने का अम्ल, तो इसका मतलब है कि ये किन से तैयार किए जाएंगे, पादपों से या फिर जंतुओं से जिनको तैयार किया जाता है वो आपके अम्ल कौन से कहलाते हैं, कार्बनिक अम्ल कहलाते हैं। सीधी सी परिभाषा इसकी आप याद रख लेना। सबसे पहले आपका जैसे फार्मिक अम्ल है, तो फार्मिक अम्ल किससे प्राप्त किया जाएगा, जो चींटी होती है, जो चींटी का डंक होता है उसमें क्या होता है, फार्मिक अम्ल होता है। चींटी का जो डंक होगा उसमें क्या होगा, फार्मिक अम्ल होगा। इसी प्रकार से अपन कह सकते हैं नेटल जो पादप है, नेटल पादप, उस नेटल पादप में मुख्य रूप से क्या पाया जाता है, फार्मिक अम्ल पाया जाता है। इसी प्रकार से आपका दूसरा एसिटिक अम्ल है या इसको एथेनोइक अम्ल कहते हैं। दूसरा कौन सा आपका, एसिटिक अम्ल, या इसका दूसरा नाम क्या है, एथेनोइक अम्ल। यानी ये क्या होगा, CH3C OH, एसिटिक अम्ल। जबकि ये क्या है, ये HCOOH के रूप में होता है। इसी प्रकार से सिट्रिक अम्ल है, जो खट्टे पदार्थ है, नींबू संतरा उसमें पाया जाता है। ठीक है। और मेलिक अम्ल है, तो मेलिक अम्ल रूप मुख्य रूप से किस में पाया जाता है, ये सेब में पाया जाता है। याद रखना मेलिक अम्ल किस में पाया जाएगा, सेब में पाया जाएगा। इसी प्रकार से लैक्टिक अम्ल है, तो लैक्टिक अम्ल मुख्य रूप से जो खट्टा दूध या जो दही होता है, दही है, खट्टा दूध है, उसमें पाया जाएगा। ऑक्सेलिक अम्ल है, तो ऑक्सेलिक अम्ल मुख्य रूप से किस में होता है, टमाटर में होता है। टाइट्रिक अम्ल है, तो ये किस में होता है, इमली में होता है। हाँ? तो अपन क्या कहेंगे कि कार्बनिक कार्बनिक अम्ल या खाने के अम्ल, दूसरा नाम याद रख लें इसका, खाने के अम्ल। तो खाने के अम्ल मुख्य रूप से या तो पादपों से प्राप्त होंगे या किस से प्राप्त होंगे, ये जंतु से प्राप्त किए जाएंगे। ठीक है। तो ये पहला प्रकार का वर्गीकरण आपका हो गया कि स्रोत के आधार पर। तो स्रोत के आधार पर याद रखेंगे कितने प्रकार विभाजित करते हैं इसको, 2 प्रकार से। कौन कौन से, पहला आपका अकार्बनिक अम्ल का है और दूसरा कौन सा है, कार्बनिक अम्ल का। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड की ओर। जो आपके दूसरे प्रकार का वर्गीकरण आपने विभाजित किया था, मुख्य रूप से 3 प्रकार के वर्गीकरण थे, तो इसमें दो नंबर का आपका वो कौन सा है, आयनीकरण के आधार पर। तो आयनीकरण के आधार पर देखो 2 रूप से इसको विभाजित कर सकते हैं, 1 नंबर और ये दूसरा आपका 2 नंबर का, यानी प्रबल अम्ल और दूसरे कौन से होंगे यहाँ पर, दुर्बल अम्ल होंगे। अब प्रबल अम्ल कौन से होंगे, प्रबल अम्ल यानी जैसे आपने लिया था HCl लिया था, HCl का एक्वस लिया, तो HCl क्या हुआ यहाँ पर, H प्लस का आयन और प्लस का Cl माइनस आयन। तो ये क्या होगा, पूर्ण रूप से आयनित हो जाता है, यानी अपने आयनों पूर्णतः विभाजित हो जाता है। और जब ये पूर्ण रूप से विभाजित होगा
तो उस समय इसको क्या कहा जाएगा, प्रबल अम्ल कहा जाएगा। जल में विभाजित होकर कौन से आयन देता है, ये यहाँ पर H+ आयन देता है। ये कौन से H+ आयन देता है। जैसे आपके खनिज अम्ल, अभी आपने एग्जाम्पल लिखे थे खनिज अम्ल के, यानी HCl का H2SO4, HNO3, H2CO3 और H2SO3 के रूप में। तो ये सभी जो अम्ल हैं, खनिज अम्ल हैं, ये मुख्य रूप से किस प्रकार के अम्ल होते हैं, ये प्रबल अम्ल होते हैं। लेकिन यहाँ पर भी आपको इनका अपवाद है वो देखने को मिलता है। जो खनिज अम्लों में कौन कौन सा, एक तो H2CO3 कार्बनिक अम्ल है, और दूसरा जो सल्फ्यूरस अम्ल है H2SO3, ये सल्फ्यूरस अम्ल है, ये आपके प्रबल अम्ल की श्रेणी में नहीं, इनको नहीं रखा जाएगा। ठीक, तो सिंपल परिभाषा इसकी याद रखना कि जो पूर्णतः आयनित हो जाते हैं, इस प्रकार के जल में अधिक मात्रा में H आयन देते हैं, यानी पूर्णतः आयनित होंगे मतलब अपने टुकड़ों में टूट गए, और अपने टुकड़ों में टूट गए इसका मतलब इसके H आयनों की मात्रा जलीय विलयन में क्या होगी, इनकी ज्यादा होगी, और ज्यादा मात्रा वाले कौन से अम्ल कहलाते हैं, आपके यहाँ पर प्रबल अम्ल कहलाएंगे। नेक्स्ट आपका 2 नंबर पे है दुर्बल अम्ल। तो दुर्बल अम्ल कौन सा होगा, जो आंशिक रूप से आयनित होते हैं, यानी जो पूर्ण रूप से आयनित नहीं होते हैं। जैसे आपका एसिटिक अम्ल है CH3COOH, इसको जब आप एक्वस बनाओगे तो ये क्या करेगा, पूर्ण रूप से आयनित नहीं होगा, यानी ये CH3COO- का और प्लस का H+ का आयन बनाता है। तो ये जो H आयन है ये कम मात्रा में विलयन में आएंगे, यानी जो विद्युत अपघट्य इसका बनेगा उसमें कम मात्रा में ये आयन आएंगे। तो कम मात्रा में आ रहे हैं, यानी अल्प मात्रा में विलयन में यदि उपस्थित हैं, तो उसमें इनको क्या कहा जाता है, दुर्बल अम्ल कहा जाता है। यानी प्रबल अम्ल होगा और दूसरा दुर्बल अम्ल। प्रबल अम्ल जो होगा उसकी पीएच अपन कह सकते हैं वो क्या होगी, निम्न होगी। ये याद रखना, आगे पढ़ेंगे इसी पॉइंट को, कि जो प्रबल अम्ल होंगे उनकी पीएच निम्न होगी, और जो दुर्बल अम्ल होंगे उनकी पीएच का मान क्या होगा, ज्यादा होगा। अब आप कहोगे कि सर पीएच क्या आ गया, तो पीएच आपका जो हाइड्रोजन आयन है उनकी सांद्रता मापने का एक पैमाना है, एक स्केल है। हाइड्रोजन आयन की जो सांद्रता है उसको मापने की एक स्केल है, जिससे पीएच का स्केल मान कम आता है वो प्रबल अम्ल होंगे, और जिसका अधिक आता है वो कौन से होंगे, वो दुर्बल प्रकार के अम्ल होंगे। तो दूसरे प्रकार का वर्गीकरण हो गया। नेक्स्ट आपका है, नेक्स्ट वर्गीकरण वो जो आपका आएगा किसके आधार पर, जलीय विलयन में अम्ल के मात्रा के आधार पर। जलीय विलयन आपने लिया, उसमें अम्ल की जो मात्रा है उसके आधार पर इसको वर्गीकृत किया जाता है। अब देखो यहाँ पर जो आपने 2 प्रकार से इसका वर्गीकरण किया है, इसको तुलनात्मक रूप से अपन जानेंगे, और तुलनात्मक रूप से हम बता सकते हैं कि कौन सा विलयन आपका क्या होगा, अम्लीय होगा, कौन सा विलयन आपका सांद्र का होगा, और कौन सा तनु का होगा। जैसे मान लिया कि यहाँ पर मेरे पास 2 टेस्ट ट्यूब है, ठीक है। अब देखो इनमें जल भरा हुआ है, इसमें मान लिया कि 100 ml जल है, और इसमें आपका 150 ml जल है। और दोनों ही में मैं क्या करता हूँ कि समान मात्रा में इसमें 5 ml HCl, और इसमें भी क्या डाल देता हूँ, 5 ml HCl इसमें मिला देता हूँ, विलय कर देता हूँ। अब देखो, अब आप क्या पाओगे कि दोनों विलयन, ये आपका ए है और ये दूसरा विलयन बी है। तो अब आप इसका जो प्रति इकाई आयतन होगा, इसका प्रति इकाई आयतन जो होगा उसमें HCl की मात्रा क्या होगी, ज्यादा होगी, और इसका जो प्रति इकाई आयतन होगा उसमें HCl की मात्रा क्या होगी, कम होगी, यानी इसमें ज्यादा होगी ना। प्रति इकाई आयतन की बात कर रहा हूं मैं, क्योंकि जल 100 ml है यहाँ पर, और यहाँ पर 150 ml आपने लिया, तो एक तो 5 ml 150 में घुल रहा है, और एक 5 ml कितने में घुल रहा है आपका, 100 ml में घुल रहा है।
ठीक है। तो जो 100 ml में 5 ml घुल रहा है, तो यहाँ पर इस HCl की प्रति इकाई आयतन मात्रा क्या होगी, ज्यादा होगी, जबकि यहाँ पर प्रति इकाई मात्रा कम होगी। ठीक है। ठीक इसी प्रकार से है, जैसे मान लेते हैं कि ये 100 ग्राम जल, ये 150 ग्राम जल, इसमें तो मैंने 1 चम्मच शक्कर की डाली है और इसमें भी उतनी 1 चम्मच शक्कर की डाली है। ठीक है। अब आप दोनों में बता सकते हो कि जब दोनों को सांद्रता मापूंगा, दोनों का मैं स्वाद जब लूंगा, तो आपको कौन सा अधिक मीठा लगेगा, 5 ml जो 100 ml में घुला हुआ है वो, या आपका जो 150 ml में 5 ml घुला हुआ है, या 1 चम्मच घुली हुई है शक्कर की, तो कौन सा ये वाला लगेगा। इसका मतलब इसमें प्रति इकाई सांद्रता शक्कर की क्या थी, ज्यादा थी। वही बात किस पर लागू करेंगे अपन, अम्ल क्षार पर लागू कर लेंगे। ठीक है। तो तुलनात्मक रूप से जिसमें जल की मात्रा कम होगी, यूं कह सकते हैं, जिसमें तुलनात्मक रूप से जल की मात्रा कम होगी, वह कौन सा अम्ल कहलाएगा, आपका प्रबल अम्ल कहलाएगा। और जिस तुलनात्मक रूप से जल की मात्रा जिसमें ज्यादा होगी, जल की मात्रा ज्यादा होगी, तो वो कौन सा कहलाएगा, आपका दुर्बल अम्ल का कहलाएगा। ठीक परिभाषा यहाँ पर आप देख सकते हो कि वह सांद्र अम्ल, वह है सांद्र अम्ल जिसमें जल की मात्रा न्यूनतम संभावित मात्रा उपस्थित हो, न्यूनतम संभावित मात्रा उपस्थित हो, जल की मात्रा न्यून हो, और तनु में कि जल मिश्रित कर प्राप्त किया जाता है, इस प्रकार का विलयन तनु अम्ल है। तनु अम्ल को जल सांद्र अम्ल में जल, यानी सांद्र अम्ल था ये, इसी में जल आपने क्या मिला दिया, 100 का ml का आपने 150 ml कर दिया, तो इसका मतलब ये क्या हो गया, आपका तनु विलयन हो गया। जिस जो जल की मात्रा जिसमें ज्यादा है वो कौन सा हो गया, तनु विलयन हो गया, और ये वाला विलयन कौन सा हो गया, सांद्र विलयन हो गया। उम्मीद करता हूं कि ये पॉइंट आपके समझ में आ गया होगा कि कौन सा अम्ल तनु होगा और कौन सा आपका क्षार होगा। तो एक बात आप यहाँ नोट कर लेना कि ये जो तुलना है वो क्या होगी, तुलनात्मक रूप से जो द्रव होंगे, यानी द्रव की तुलनात्मक रूप से आप इसको जानोगे तब अपन बता सकते हैं। एक विलयन को नहीं अपन नहीं बता सकते कि कौन सा ये अम्ल का है, कौन सा ये तनु का है। चलिए नेक्स्ट, अब सभी जो पॉइंट उनको साथ में एक साथ देख लेते हैं कि अम्लों के जो गुण हैं, भौतिक फिजिकल प्रॉपर्टीज हैं, वो कौन कौन सी हैं। तो सबसे पहले आपने पढ़ा था कि अम्ल स्वाद में क्या होते हैं, खट्टे होते हैं, जैसे नींबू है, संतरा है, दही है, इमली है। तो नींबू स्वाद में खट्टा है, इमली खट्टी है, दही खट्टा है, तो अम्ल जो होंगे वो स्वाद में क्या होंगे, खट्टे होंगे। दूसरी विशेषता क्या होगी इसकी, ये नीले लिटमस को लाल कर देते हैं। इसके बारे में विस्तृत जानकारी पीछे वाली वीडियो में अपन ले चुके हैं कि नीले लिटमस को क्या करेंगे, ये लाल करेंगे। ये विद्युत के अपघटे होते हैं, अर्थात विद्युत के सुचालक होते हैं। अब बात यह आती है कि सुचालक क्यों होते हैं, उसका कारण ये है कि जैसे मान लिया आपके पास HCl अम्ल था, इसका जलीय विलयन बनाया, तो क्या आयन देता है ये, H+ का और Cl- का आयन देता है। तो ये आयनों में विभक्त हो जाने के कारण ये क्या करते हैं, आवेश का प्रवाह कर देते हैं, आवेश प्रवाह है। और आवेश प्रवाह के कारण ये विद्युत के क्या होंगे, सुचालक होंगे। ये संयुक्त क्षारक प्रकृति के होते हैं। संयुक्त क्षारक मतलब यहाँ पर आप क्या कह सकते हैं कि दाहक प्रकृति के होते हैं। जिस त्वचा पर या कपड़े पर, दीवार पर, कांच पर, धातु पर गिर जाते हैं तो उसको वहां से वो नष्ट करने का कार्य करते हैं। तो इसलिए क्या कह सकते हैं कि ये क्या होते हैं, संयुक्त क्षारित होते हैं। नेक्स्ट आपका है कि जलीय विलयन, ये जल में घुलनशील होते हैं। जो भी आप अम्ल देख रहे हो, HCl है, H2SO4 है, नींबू है, ये सभी क्या होते हैं, जल में घुलनशील होते हैं। तो ये 5 इसके जो फिजिकल प्रॉपर्टीज हैं ये आपको ध्यान में रखने हैं। अब नेक्स्ट है वो अपन पढ़ेंगे उसके जो अम्लों के जो रासायनिक गुण हैं उनके बारे में। अम्लों के रासायनिक गुण, उनके बारे में आपको जानना है। रासायनिक गुण देखो, सबसे पहले क्या हुआ, पहली जो रिएक्शन आपकी है वह अम्लों की धातुओं के साथ क्रिया। तनु अम्ल जैसे HCl, H2SO4 निश्चित सक्रिय धातुओं जैसे जिंक आयरन से क्रिया करके कौन सी गैस मुक्त करते हैं, हाइड्रोजन गैस मुक्त करते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि कोई भी आपका अम्लीय पदार्थ होगा वो धातु के साथ क्रिया करेगा और यहाँ पर क्या करेगा, धातु लवण बना लेगा। क्या बनाएगा, धातु लवण प्लस के साथ में हाइड्रोजन गैस
बनाता है। ठीक है, तो आपके ये पॉइंट जो है वो आपको याद रखना है कि अम्ल है वो धातु के साथ क्रिया करेंगे और क्रिया करके क्या बनाते हैं, धातु लवण प्लस हाइड्रोजन गैस बनाते हैं। तो एग्जाम्पल के तौर पर आप देख सकते हो कि जैसे Zn प्लस H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल क्रिया करता है, क्या बनेगा ZnSO4 और H2 बन रहा है। यहाँ पर सल्फ्यूरिक अम्ल है वो किस रूप में लिया गया, आपका HQ के रूप में लिया गया है। यहाँ पर जो ये विलयन बनेगा ये एक्वस के रूप में और हाइड्रोजन क्या बन जाएगी, गैस। ठीक है, तो याद रखना कि धातु है वो अम्ल के साथ क्रिया करके धातु लवण प्लस की हाइड्रोजन गैस देते हैं। जैसे Zn प्लस का HCl, ठीक है, तो ये भी क्या करेगा, इन धातु का लवण बनाएगा, ZnCl2 बना लेगा। ये गैस कौन सी देगा, H2 गैस देगा। है? आयरन के साथ क्रिया हो सकती है, लोहा है, क्रिया कर ली किसके साथ, HCl के साथ, तो क्या बनेगा, ये FeCl2 बना देगा। FeCl2 प्लस का क्या बनाएगा, ये हाइड्रोजन गैस बनाएगा। ठीक है, यानी फेरस क्लोराइड का निर्माण कर लेगा और साथ में हाइड्रोजन गैस ये बना देगा। तो जो भी आपका धातु होगा वो अम्लों के साथ क्रिया करेगा और क्रिया करके किस रूप में आ जाता है, वो हाइड्रोजन गैस देता है। ठीक है, अब यहाँ पर क्या होगा कि जो धातु हैं उनके अम्लों के साथ जो क्रियाशीलता भिन्न भिन्न होती है। क्रियाशीलता का जो क्रम है धातुओं की वो भिन्न भिन्न होता है। तो क्रम में यहाँ लिख रहा हूँ, आप नोट कर लेना कि जो Mg मैग्नीशियम, फिर आपका क्या आता है एल्यूमिनियम, Zn और Fe, मतलब कि MgAl है, इनके साथ ये क्रिया क्या करेगा, HCl है वो ऊष्मक्षेपी अभिक्रिया होती है तो इनकी क्रियाशीलता अधिक होगी इनमें। और जो आपके Cu है, Ag है, Au है, ये जो धातु हैं इनके साथ जो अम्लों की क्रियाशीलता है वो क्या होगी, कम होगी। ठीक है, इसको आपको ध्यान में रखना है कि ये आपके अधिक क्रियाशीलता है, अधिक क्रिया के साथ अधिकता के साथ क्रिया करेंगे और ये है वो क्रिया बहुत ही कम करते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर देखो एक चीज और है कि जो इनके साथ क्रिया कर लेते हैं ना, लवण का निर्माण कर लेते हैं, तो इसलिए कभी भी क्या है कि जो खट्टे पदार्थ हैं उनको धातु के बर्तन में नहीं रखा जाना चाहिए। धातु के बर्तन में नहीं रखा जाना चाहिए कि इनके साथ रखेंगे तो उनके साथ वो क्रिया कर लेंगे, क्रिया करके विषैले पदार्थ बना लेते हैं। जैसे दही है, ठीक है, तो दही को कभी तांबे के बर्तन में इसको नहीं रखा जाना चाहिए। क्यों, तांबल या पीतल के बर्तन में इसको रखेंगे दही को तो ये क्या करेगा, दही के साथ क्रिया करेगा और क्रिया करके क्या बनाएगा, विषैला पदार्थ बना लेता है, जो कि हमारे लिए काफी हानिकारक होता है। अब यहाँ पर निकलने वाली जो गैस है वो हाइड्रोजन गैस है। इसको अपन एक प्रयोग के द्वारा इसको थोड़ा सा समझ लेते हैं। देखिए, सबसे पहले यहाँ पर क्या है, आपका यहाँ पर उद्देश्य क्या है, देखो कि अम्लों की धातुओं के साथ क्रिया का अध्ययन करना। अपने पीछे वाले वीडियो में क्या कहा अभी, ये कौन सी गैस देते हैं, हाइड्रोजन गैस देते हैं। तो इसको कैसे प्रूव करेंगे, तो ये अपना क्या हो गया, उद्देश्य हो गया। तो सबसे पहले आपको क्या लेना है, एक आपको परख नली लेनी है। ठीक, परख नली लेंगे, एक कवथ नली जिसको कहें, कवथ नली ले ली, प्रवाह नली, ये उपकरण आपको मुख्य रूप से काम में जो लेने हैं। इसके अलावा रबर है, यानी रबर को इसको बंद करने के लिए, और तनु H2SO4 की मात्रा लेनी है और जिंक धातु के टुकड़े लेने हैं। तो सबसे पहले तो जो आपको दे रखा है चित्र, दे रखा है डायग्राम, उसके अनुसार क्या करेंगे, पूरे चित्र को व्यवस्थित कर लेंगे। अब सबसे पहले अपन जो परख नली है उस परख नली में क्या करते हैं, थोड़ा सा, या यूं कहेंगे जैसे लगभग 5 ml क्या ले लेंगे, H2 तनु H2SO4 ले लेंगे और इसके अंदर यहाँ पर क्या ले लिया हमने, जिंक के टुकड़े ले लिए हैं। अब क्या करेंगे कि इस टेस्ट ट्यूब में, कवथ नली में आपने जिंक के टुकड़े लिए हैं, उनके यहाँ पर क्या डालेंगे, ये जो H2SO4 आपने लिया उस H2SO4 को इसके अंदर डाला जाएगा।
ये भी आपका तनु प्रकार का है, सांद्र प्रकार का अपन ने नहीं लिया है। तो इसको जब डालेंगे तो डालने पर क्या होगा कि ये दो H2SO4 है, ये इन धातु के टुकड़ों के साथ क्या करेगा, क्रिया करेगा। उपकरण को यहाँ पर लगा करके पूरी तरह वापस बंद कर देते हैं, व्यवस्थित कर देते हैं। तो जिंक के टुकड़े हैं वो सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ क्रिया करेंगे। तो क्रिया करने पर यहाँ पर क्या होगा कि गैस बनेगी। उस गैस को क्या करते हैं कि जो वितरण नली है, उस वितरण नली के द्वारा इसको दूसरा जो आपने विलेन यहाँ पर ले रखा है, उस विलेन में इसको लिया जाएगा। दूसरा विलेन किसका, यहाँ पर ये साबुन का घोल लिया गया है। दूसरा जो विलेन है वो क्या है, साबुन का घोल लिया गया है। अब जैसे यहाँ पर जो गैस बननी प्रारंभ होती है तो गैस इस प्रवाह नली के द्वारा किस में आएगी, साबुन का जो जलीय विलेन था उसके अंदर आएगी। अब क्योंकि इसके साथ क्रिया से गैस जो बनी है वो गैस जल में आएगी, और जल में आने पर ये गैस यहाँ से साबुन के बुलबुलों के साथ ये कहाँ उठेगी, ये ऊपर की ओर उठेगी। अब ये जो ऊपर की ओर बुलबुले उठ रहे हैं उनके संपर्क में क्या करते हैं, जलती हुई तीली ले जाते हैं। तो जलती हुई तीली ले जाने पर ये क्या होगा, फटफट की ध्वनि के साथ ये हाइड्रोजन गैस का दहन प्रारंभ कर देती है। यानी जो बुलबुले ऊपर उठ रहे थे वो किसके थे, हाइड्रोजन गैस के थे। और जो हाइड्रोजन गैस है वो जलती हुई मोमबत्ती के साथ जाने पर पॉप ध्वनि उत्पन्न करती है। यूं कह सकते हैं कौन सी ध्वनि उत्पन्न करती है, ये पॉप ध्वनि है उसको उत्पन्न करती है। ठीक है, तो जो निकलने वाली गैस अब कौन सी गैस होगी, हाइड्रोजन गैस होगी। ठीक है, अब देखो हाइड्रोजन गैस है वो HCl और जो आपका एसिटिक अम्ल है उसमें समान रूप से क्रिया करती है। यानी कौन कौन सा, HCl का और एसिटिक अम्ल CH3COOH। ठीक है, लेकिन ये जो है HNO3, याद रखना HNO3 के साथ यदि आप धातु की क्रिया करवाते हो तो ये हाइड्रोजन गैस नहीं देगा। इसका कारण ये है कि HNO3 वो है उसकी प्रकृति क्या होती है, प्रबल ऑक्सीकारक प्रकृति होती है। यानी HNO3 उसकी प्रकृति कैसी होगी, प्रबल ऑक्सीकारक की प्रकृति होगी। और प्रबल ऑक्सीकारक प्रकृति का होने के कारण ये क्या करेगा, ये धातुओं के साथ क्रिया नहीं कर पाता है। ठीक है, तो यहाँ पर निष्कर्ष क्या निकला, देखो कि सक्रिय धातु जिंक सभी अम्लों के साथ हाइड्रोजन गैस विस्थापित कर देती है। अम्ल का बचा हुआ भाग धातु के साथ जुड़ करके संगत लवण का निर्माण कर लेता है। अभिक्रिया आपकी कि जिंक प्लस डाइल्यूट H2SO4 तनु सल्फ्यूरिक अम्ल, तो क्या बनेगा, धातु लवण जिंक सल्फेट और हाइड्रोजन गैस यहाँ पर बनती है। तो ये जो थी वो अम्लों की धातु के साथ रिएक्शन, और रिएक्शन में बढ़ने वाली गैस कौन सी, हाइड्रोजन गैस, और उसको हमने प्रयोग के द्वारा इसको प्रूव किया, इसको समझाया है। बाकी जो अम्लों की रासायनिक क्रिया जो होने वाली है उनको अपन पढ़ेंगे आगे वाली क्लास में। आज की क्लास में इतना ही, धन्यवाद।